कौन सोच सकता था कि समुद्र की सबसे गहरी गहराइयों में एक बेहद विकसित सभ्यता छिपी हुई है। वे सिर्फ हाथ हिलाकर समुद्री कचरे की मदद से पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के स्वभाव में बसा अहंकार उन्हें किसी के अधीन रहना मंजूर नहीं करता। इसी वजह से जल मानवों की पूरी जाति को खत्म करने की एक खतरनाक योजना चुपचाप तैयार की जा रही थी। पहले दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके बाद जल मानवों ने समुद्र की सबसे गहरी जगह रोमांच ट्रेंच में दूसरी बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इंसानों की सबसे आधुनिक सबमरीन भी उस गहराई के केवल आधे रास्ते तक ही पहुंच सकती थी। सौभाग्य से जल मानवों ने वादा किया कि वे खुद आकर प्रतिनिधियों को सुरक्षित रूप से सही स्थान तक पहुंचाएंगे। फिर भी बार्कली के मन में डर बना हुआ था। उसे तो ठीक से तैरना भी नहीं आता था और गहरे समुद्र में गोताखोरी जैसी कठिन ट्रेनिंग की बात तो बहुत दूर थी। लेकिन जल मानवों के प्रतिनिधि सॉल्ट ने खास तौर पर उसी का नाम चुना था। मानव जाति के भविष्य के लिए उसे मजबूरी में यह जोखिम भरा मिशन स्वीकार करना पड़ा। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि दिन रात कड़ी डाइविंग ट्रेनिंग करना। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ऐसे मिशन पर जा रहा हो जहां से वापस लौटने की कोई उम्मीद न हो। आखिरकार रवाना होने का दिन आ गया। एक विशेष सबमरीन में मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम इकट्ठा हुई। इस टीम में अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। बार्कली के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य, देशों के राजनयिक थे और एक भारतीय प्रतिनिधि भी था। वे अपने साथ एक अनोखा लकड़ी से बना पृथ्वी का एक ग्लोब वाला उपहार भी लाए थे। अधिकारियों के अनुसार यह पृथ्वी एक परिवार की भावना और दोस्ती का प्रतीक था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि जल मानवों में अपने ग्रह के प्रति अपनापन जागेगा। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद प्रतिनिधियों को मानो सार्डिन मछलियों की तरह दुनिया की सबसे मजबूत सबमरीन के अंदर ठूंस दिया गया। जब कर्मचारियों ने आखिरी बोल्ट भी कस दिया तो भारी हैच बंद कर दिया गया। अंदर का माहौल डरावनी खामोशी से भर गया। बार्कली महसूस कर सकता था कि सबमरीन धीरे धीरे नीचे उतारी जा रही है और फिर जैसे किसी बेकार वस्तु को समुद्र में फेंक दिया गया हो, वह अथाह गहराइयों की ओर डूबने लगी। चारों ओर की रोशनी तेजी से गायब होने लगी और कानों में सिर्फ स्टील पर पड़ते भीषण दबाव की चरमराहट गूंज रही थी। माहौल की घुटन कम करने के लिए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मजाक करने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा कि यह तो मौत से मिलने जा रही एक वार्ता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जमीन पर बैठे बड़े बड़े नेता एक गुप्त युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ब्रिटेन की संसद में अमेरिकी प्रतिनिधि गर्व से अपना नया हथियार दिखाता है, एक ऐसा सोनिक बम जो पानी के अंदर भी काम कर सकता था। साफ था कि वे जल मानवों को अपना दुश्मन मान चुके थे। शांति वार्ता की प्रमुख कमांडर केट सभी को याद दिलाती है कि वे जल मानवों के साथ युद्ध विराम समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और इस समय ध्यान कूटनीति पर होना चाहिए। लेकिन वहां मौजूद अधिकांश प्रभावशाली लोग अब भी बल प्रयोग के पक्ष में थे। उनके अनुसार पृथ्वी का मालिक केवल एक ही प्रजाति हो सकती है। इसके अलावा कई शक्तिशाली परिवारों की आर्थिक व्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर थी। उन्हें डर था कि कहीं जल मानव उनकी ताकत और कमाई पर नियंत्रण न कर लें। इसलिए वे पूरी मानवता को एक खतरनाक संघर्ष में धकेलने को तैयार थे। बहस के बीच केट खुद को सबसे अलग महसूस कर रही थी। मानव जाति का स्वार्थ और लालच खुलकर सामने आ चुका था। एक ऐसी वार्ता जो दो प्रजातियों के भविष्य का फैसला करने वाली थी और शुरू होने से पहले ही षड्यंत्रों से घिर चुकी थी। उधर अचानक सबमरीन जोर से हिलती है। उपकरण बताते हैं कि वे समुद्र की सतह से 25,000 फीट नीचे रोमांच ट्रेंच की उस गहराई तक पहुंच चुके हैं जहां पहले कभी कोई इंसान नहीं गया था। सभी अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति सबमरीन को खींच रही हो। शायद जल मानवों ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया था। प्रतिनिधि डर के मारे चुप हो गए। अपनी किस्मत किसी और के हाथों में सौंप देने का एहसास बेहद बेचैन करने वाला था। कुछ देर बाद कंपन रुक गई, लेकिन जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सबमरीन का दरवाजा अपने आप खुलकर बाहर निकल गया, फिर भी अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं आई। हैरान प्रतिनिधि धीरे धीरे बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उफनता हुआ समुद्री पानी किसी चमकदार पारदर्शी झिल्ली द्वारा बाहर ही रोका गया था। चारों तरफ दीवारें और विशाल गुंबद दिखाई दे रहे थे और वे सामान्य रूप से सांस भी ले पा रहे थे। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जल मानवों की तकनीक उस स्तर तक विकसित हो चुकी थी जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकते थे। जब सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान थे, तभी जल मानवों की प्रतिनिधि सॉल्ट ने उनका स्वागत किया। उसने सभी को अपने ऑक्सीजन मास्क उतारने का इशारा किया, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सॉल्ट सीधे बार्कली के पास आई और खुद उसके सिर से हेलमेट उतार दिया। बार्कली हैरान रह गया। यहाँ की हवा बिल्कुल साफ और ताजा थी, मानो वह समुद्र की गहराइयों में नहीं बल्कि धरती पर खड़ा हो। यह देखकर बाकी प्रतिनिधियों ने भी अपने हेलमेट उतार दिए और एक बार फिर जल मानवों की उन्नत तकनीक पर आश्चर्य करने लगे। सॉल्ट उन्हें अपने साथ अंदर की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उसने बताया कि जल मानव वास्तव में एक समुद्री घुमंतु सभ्यता है और उनके समाज में भी सख्त सामाजिक श्रेणियां मौजूद हैं। बार्कली उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सारे साथी अचानक गायब थे। अब उस छोटे से स्थान में सिर्फ वह और सॉल्ट ही मौजूद थे। माहौल अचानक कुछ अजीब और तनावपूर्ण हो गया। सॉल्ट ने धीरे से हाथ बढ़ाकर बार्कली के गाल को छुआ और कहा कि उसने पहले कभी इतनी गर्माहट भरा स्पर्श महसूस नहीं किया था। बार्कली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सॉल्ट उसके दिल के हर राज को पढ़ सकती हो। वह साफ महसूस कर रही थी कि बार्कली के भीतर शांति की
कितनी गहरी इच्छा छिपी हुई है। लेकिन उनका यह निजी पल ज्यादा देर तक नहीं चला। कुछ ही देर में बाकी प्रतिनिधि वहां पहुंच गए और उनका एकांत टूट गया। साथियों को देखकर सॉल्ट का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने उन्हें अपनी बातचीत में बाधा डालने वाला समझ लिया हो। कुछ समय बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जहां एक विशाल और भव्य चेतना सभागार मौजूद था। पूरा हॉल असंख्य जल मानव योद्धाओं से भरा हुआ था। वे अनुशासित पंक्तियों में बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रही विशाल सेना हो। उधर धरती पर शांति वार्ता का समर्थन करने वाली केट को अचानक अपने सहयोगी का एक आपातकालीन फोन आया। उसने बताया कि विभिन्न देशों के उच्च अधिकारियों की बातचीत पर निगरानी के दौरान एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, जो संभवतः किसी गुप्त योजना का कोड नाम था। केट अभी इस बारे में और जानकारी पूछ ही रही थी कि अचानक उसके सिर पर एक खतरनाक लाल निशाना दिखाई दिया। सौभाग्य से उसका अंगरक्षक बेहद सतर्क था। गोली चलने से ठीक पहले उसने केट को जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। समुद्र की गहराइयों में वार्ता दल का प्रतिनिधि धीरे धीरे सॉल्ट के सामने आया और शांति के प्रतीक के रूप में वह लकड़ी का पृथ्वी ग्लोब उसे भेंट कर दिया। लेकिन उसी क्षण बार्कली ने देखा कि ग्लोब के अंदर से लाल रंग की चमक निकल रही है। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। वह जोर से चिल्लाया और आगे बढ़कर पूरी ताकत से ग्लोब को दूर धकेल दिया। ग्लोब अभी जमीन पर गिर भी नहीं पाया था कि उसमें से एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट फूट पड़ा। उसकी प्रचंड शक्ति ने पूरे क्षेत्र को चीर कर रख दिया। आखिरी पल में सॉल्ट ने बार्कली को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे लेकर तेजी से समुद्र की सतह की ओर भागी। उधर हजारों किलोमीटर दूर धरती पर भी एक बड़ी साजिश अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। स्नाइपर के हमले से बाल बाल बची केट अभी सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसने देखा दुनिया भर के समाचार चैनल एक आधिकारिक बयान लगातार प्रसारित कर रहे हैं। वीडियो में सॉल्ट बेहद कठोर चेहरे के साथ दिखाई दे रही थी। वह कह रही थी कि मानव राजनयिकों का खून और मांस जल मानवों की अगली पीढ़ी का पोषण करेगा। साथ ही उसने सभी समुद्री क्षेत्रों को बंद करने और इंसानों के समुद्रों तथा झीलों के पास आने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। असल सॉल्ट तो उस समय बार्कली के साथ समुद्र की सतह पर लौट रही थी। उन्हें ऊपर गश्त कर रहे एक हेलीकॉप्टर ने देख लिया। समुद्री बेस पर पहुंचने के बाद बार्कली ने समुद्र की गहराइयों में हुई पूरी घटना का विस्तृत विवरण संयुक्त राष्ट्र की विशेष टास्क फोर्स को दिया। उसने साफ कहा कि यह हमला इंसानों द्वारा रची गई साजिश थी। सॉल्ट का प्रसारित किया गया वीडियो भी पहले से तैयार किया गया नकली वीडियो था। लेकिन केट जानती थी कि इस षड्यंत्र के पीछे बहुत शक्तिशाली लोग हैं। बार्कली के अकेले आरोपों से उन पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला था। इस बीच सॉल्ट को एक विशेष धातु के पानी के टैंक में कैद कर लिया गया। उसे किसी दुर्लभ जीव की तरह लंदन ले जाया जा रहा था। संयोग से उस वाहन का चालक बार्कली का पुराना परिचित था। रास्ते भर वह दावा करता रहा कि इस मानवता की दुश्मन को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर बार्कली का दिल बैठ गया। उसने पानी के टैंक के भीतर मौजूद सॉल्ट की गहरी और शांत आंखों की ओर देखा और उसी पल एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने चालाकी से ट्रक की चाबियां हासिल कर ली और बिना एक पल गवाए वाहन पर कूद गया। सशस्त्र गार्डों की बंदूकों की परवाह किए बिना उसने ट्रक को तेजी से समुद्र की ओर दौड़ाया और सॉल्ट वाले टैंक को सीधे पानी में धकेल दिया। इसके बाद वह खुद भी बिना हिचकिचाए समुद्र में कूद पड़ा। उसी क्षण बार्कली ने इंसानों और जल मानवों के बीच खड़ी नफरत की दीवार को तोड़ने का पहला कदम उठा लिया। उस पल के बाद बार्कली, जो कभी मानवता का नायक माना जाता था, अब पूरी दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा गद्दार बन गया। अब वह वैश्विक स्तर पर वांछित अपराधी घोषित किया जा चुका था। जब पूरी दुनिया इस भगोड़ी जोड़ी की तलाश में जुटी थी, तभी एक और भी भयावह घटना घटने लगी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परमाणु निगरानी सेंसर अचानक तेजी से चेतावनी देने लगे। उपकरणों ने संकेत दिया कि 9 बेहद शक्तिशाली जल मानव जीवन चिन्ह तेजी से पाइपलाइन मार्गों के जरिए संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। केट और विभिन्न देशों के राजदूत पूरी तैयारी के साथ उनका सामना करने के लिए खड़े हो गए। कुछ ही पलों में टाइड नाम का एक पुरुष जल मानव नेता रहस्यमय ढंग से सभा कक्ष के बीचों बीच प्रकट हो गया। उसने किसी तरह की औपचारिकता नहीं निभाई। आते ही उसने इंसानों से सवाल किया कि उन्होंने विश्वासघात करके हमला क्यों किया। केट ने मजबूरी में जवाब दिया कि मानव सभ्यता विरोधाभासों और गलतियों से भरी हुई है। उसने कहा कि वार्ता दल पर हुए हमले के लिए उसे बेहद खेद है। टाइड ने इस बहस को आगे नहीं बढ़ाया। उसने साफ कहा कि वह यहाँ केवल जल मानव प्रतिनिधि सॉल्ट को वापस ले जाने के उद्देश्य से आया है। उसके अनुसार विस्फोट के दौरान सॉल्ट ने अपने ही लोगों की बजाय एक इंसान की जान बचाने को प्राथमिकता दी थी। जल मानवों के नियमों के अनुसार यह गंभीर अपराध था और इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन केट ने भी कड़ा रुख अपनाया। उसने कहा कि सबसे पहले तो सॉल्ट उनके कब्जे में नहीं है और अगर होती भी तो वे उसे इतनी आसानी से नहीं सौंपते। ये मामला इंसानों का आंतरिक विषय है और इसमें जल मानवों का कोई अधिकार नहीं। ये सुनकर टाइड ने ठंडी हंसी हंसी और अपने हाथ में मौजूद राजदंड को जोर से जमीन पर दे मारा। इसके बाद उसने अपनी एक नई शक्ति का प्रदर्शन किया। अचानक लोहे पर जंग फैलने लगी। वह जंग किसी जीवित चीज की तरह तेजी से बढ़ती हुई आसपास की धातु को नष्ट करने लगी। टाइड ने चेतावनी दी कि यदि युद्ध हुआ तो यही शक्ति पूरे शहरों को निगल सकती है। जल मानवों के दूतों के चले जाने के बाद मानव प्रतिनिधि स्तब्ध रह गए। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि दोनों सभ्यताओं की तकनीक और क्षमताओं में जमीन आसमान का अंतर है। ये बातचीत शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। उधर दूसरी ओर दोनों पक्षों द्वारा तलाशे जा रहे बार्कली और सॉल्ट एक परित्यक्त इमारत में छिपे हुए थे। जहां बार्कली लगातार चिंता में डूबा हुआ था, वहीं सॉल्ट के चेहरे पर किसी उत्साहित बच्चे जैसी चमक दिखाई दे रही
रही थी। उसने बार्कली से कहा कि गहरे और ठंडे समुद्र की तुलना में उसे धरती की गर्माहट कहीं अधिक पसंद है। उसने बताया कि जल मानव समाज में न परिवार होते हैं, न प्रेम और न ही व्यक्तिगत रिश्ते। वहाँ केवल कर्तव्य और निर्धारित भूमिकाएं होती हैं। सॉल्ट इंसानों से ईर्ष्या करती थी क्योंकि उनके पास भावनाएं थी, प्यार था, अपनापन, दोस्ती और रिश्तों की जटिलता। उसके लिए यही चीजें मानव जीवन को अनोखा और खूबसूरत बनाती थी। अलाव की रोशनी में बैठे बैठे दोनों एक दूसरे के ओर करीब आने लगे। सॉल्ट ने तुरंत महसूस कर लिया कि बार्कली का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे याद आया कि जब वह उसे विस्फोट से बचाकर समुद्र की सतह की ओर ले जा रही थी, तब भी बार्कली की यही प्रतिक्रिया थी। अगले ही पल सॉल्ट ने फैल करते हुए उसके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। बाहर खोजी दलों की तेज रोशनियां समय समय पर इमारत पर पड़ रही थी। दुश्मन उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उस गर्म और सुरक्षित लगने वाली इमारत के भीतर दोनों के बीच भावनात्मक लगाव और गहरा होता जा रहा था। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बार्कली ने एक योजना बनाई। वह सॉल्ट को लेकर वेल्स के पहाड़ी इलाकों में भाग जाना चाहता था। वहां आबादी बहुत कम थी, इसलिए छिपना आसान होता। साथ ही वहाँ एक बड़ी झील भी थी जहाँ सॉल्ट रह सकती थी, लेकिन एक वांछित अपराधी होने के कारण उसके लिए यह सब करना आसान नहीं था। हताश होकर बार्कली ने एक राहगीर का मोबाइल फोन ले लिया और रात के अंधेरे में अपनी बेटी को फोन किया। उसने उससे कहा कि वह उसकी पूर्व पत्नी की कार लेकर तय जगह पर पहुंच जाए। बार्कली को लगा कि उसने सब कुछ गुप्त रखा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी। जब वह सॉल्ट के साथ तय स्थान पर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी की चेतावनी सुनाई दी। अचानक हर तरफ अलार्म बजने लगे। घात लगाकर बैठे सैनिक तुरंत बाहर निकल आए और कुछ ही क्षणों में दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। ये सैनिक अलग अलग गुटों से थे। एक तरफ केट के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र टास्क फोर्स थी जो सॉल्ट को जीवित पकड़ना चाहती थी ताकि दोनों सभ्यताओं के बीच शांति की कुछ संभावना बनी रहे। दूसरी तरफ कट्टरपंथी सैन्य अधिकारी थे जो जल मानवों के खिलाफ युद्ध चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें शोध के लिए सॉल्ट का शव भी मिल जाए तो काफी है। सॉल्ट को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी सॉल्ट ने अचानक सिर उठाकर एक तीखी और शक्तिशाली चीख निकाली। उसकी आवाज मानो सीधे आत्मा को भेद रही हो। मौजूद सभी लोग दर्द से अपने कान पकड़कर झुक गए। कुछ पल के लिए पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए सॉल्ट ने आखिरी बार प्रेम और अपनत्व भरी नजरों से बार्कली की ओर देखा। फिर बिना कुछ कहे वह मुड़ी और पुल से नीचे गहरे पानी में छलांग लगा दी। और इसी सस्पेंस के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 3।